अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामे मस्जिद सर्वे तनाज़े के मामले में जुमे को ज़िली अदालत से कहा कि वो हाई कोर्ट में समाअत तक कोई कार्रवाई ना करे। इसके साथ ही अर्जी गुजार शाही जामे मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने और रियासती हुकूमत को इलाके में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए हिदायत दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश को इस इलाके में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की हिदायत दी, जहां गुज़िश्ता रोज़ शदीद पथराव के दौरान 4 मुजाहिरीन की मौत हो गई थी। बेंच ने हुक्म दिया कि अगर कोई नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाती है तो उसे 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में सुना जाए। अदालत उज़्मा ने यह भी हुक्म दिया कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद अहाते में रखा जाए। बेंच ने मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद कहा कि हम नहीं चाहते कि इस दौरान कुछ भी हो, उन्हें यानी शाही जामे मस्जिद कमेटी को मुनासिब इक़दाम करने दें, हम इसे ज़ेर इल्तिवा रखेंगे। बेंच के सामने अर्जी गुजार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि ये हुक्म जो कि सर्वे करने के लिए अवाम को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में ऐसे 10 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं जिनमें सर्वे का मुतालबा किया गया है। बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है और यकीन है कि ट्रायल कोर्ट कोई और कार्रवाई नहीं करेगी। हमने खूबियों और खामियों पर कोई राय नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जो इशारे दिए हैं उन पर अमल करना और करवाना, रोज़ फितने ना पैदा हों, इस पर क़द-ए-गुन लगाने के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। इन ख़यालात का इज़हार शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी जामे मस्जिद दिल्ली ने आज नमाज जुमा से कबल अपने खिताब में किया। आज जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में अक्टूबर 1991 में बने पार्लिमानी एक्ट इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी कानून पर खुसूसी तवज्जो देते हुए वाज़ेह तंबिया की थी कि इस एक्ट की रो से मुस्तक़बिल में इस तरह के मज़ीद फितनों को हवा ना दी जाए। ये अब सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, लेकिन साथ में फ़ैसले में कुछ ऐसी गुंजाइश छोड़ दी गई जिसका गलत इस्तेमाल अब रोज़ का वतीरा बन गया है। जामे मस्जिद जामे मस्जिद बदायूं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में इस तरह के दावे और सर्वे की बातें ना ख़त्म होने वाला यह सिलसिला शाही जामे मस्जिद संभल और 800 साल पुरानी दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँच चुका है। आखिर हम इस तरह के मामलात को कहां तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हरी मस्जिद के हवाले से तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ मस्जिद के हक़ में उनकी निशानदही करते हुए फ़ैसला दिया था और हम रोज़े अव्वल से अदालतों के फ़ैसलों को मानने की और अपने आप को इसका पाबंद रखने की कई दहाइयों से बात करते हैं। अडानी और संभल के पुरतशद्दुद वाक़े के मामले पर लोकसभा में हंगामा आराई के बाइस ऐवान की कार्रवाई मुसलसिल चौथे रोज़ दिन भर मुतासिर रही और कोई कानून साजी का काम नहीं हो सका। हंगामा आराई की वजह से पहले कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन ने एक बार फिर अडानी इंडस्ट्रियल ग्रुप के बदनवानी के इल्ज़ामात और संभल वाक़े पर बहस कराने के मामले पर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान शोर शराबे के दरमियान सदर नशीन दिलीप सायका ने आज ऐवान में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ कागजात और रिपोर्टों को पेश करने का अमल मुकम्मिल किया। तिब्बी आलात की ज़ाब्ते और कंट्रोल से मुतालिक वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की कायमा कमेटी की 138वीं रिपोर्ट की तामील पर एक बयान दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर मोदी अडानी एक हैं, संभल के कातिलों को फांसी दो वगैरह जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। एसपी और कुछ दीगर पार्टियों के अराकीन भी ऐवान के वसत में आकर शोर मचाने लगे। सायका ने शोर मचाने वाले अराकीन से अपील की कि वो अपनी सीटों पर जाएं और ऐवान की कार्रवाई को खुश असलोबी से चलाने में ताउन करें। उन्होंने अपोजिशन अराकीन से कहा कि ऐवान का वक्त बहुत अहम है, हर मौजू पर आपकी राय सुनी जाएगी। माननीय सदस्यगण, देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है।
के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है, देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। राज्यसभा में अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों, दिल्ली में अमन अमान की सूरत हाल, उत्तर प्रदेश के संभल और मणिपुर में तशद्दुद, नेज़ बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम को लेकर जुमे को ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाइस ऐवान की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पहले हफ्ते में किसी भी दिन वक्फे सिफर और वक्फे सवाल नहीं हो सका। Honorable members, these issues have been raised repeatedly during the week, with the result that we have already lost 3 days working. The days that should have been committed by us for public cause. There should have been vindication of our oath that we perform our duties as expected. The loss of time, the loss of opportunity by not having question hour has given enormous setback to the people at large. Now I find, honorable members, and I call upon you for deep reflection. Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. Nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. I appeal to you. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग जुमे के रोज दिल्ली में मुनक्किद हुई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में हुई इस मीटिंग में लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश समेत कई सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। खड़गे ने इस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हाल में हुए असेंबली इंतखाबात के नताइज से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया। कांग्रेस सदर खड़गे ने आज एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम ने इंतखाबी अमल को मुश्तबा बना दिया है। इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाब यकीनी बनाना चाहिए। खड़गे ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में कोई भी रियाजी बरामद नताइज को दुरुस्त नहीं ठहरा सकता। लोकसभा इंतखाब में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने मुजाहरा किया, उस हिसाब से असेंबली इंतखाब के नताइज देखकर सियासी पंडित भी हैरान हैं। ऐसे में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाब यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष
चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी, और जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है CWC की। उसके बाद एक पब्लिक रैली होगा, और आप लोग सब उसके लिए आमंत्रित हैं। उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। तो 26 और 27 दिसंबर को नहीं, 28 को फाउंडेशन डे है, उससे पहले, क्योंकि 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में वो एक साल के लिए, सिर्फ मात्र एक साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे, और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने बेलगाम में। तो उसी वजह से हम बेलगाम जा रहे हैं, और अब से और 26 दिसंबर तक कई राज्यों में हम ये जो जन आंदोलन। कबायली और दलित किसानों की जद्दोजहद के आगे रेवंत रेड्डी हुकूमत को झुकना पड़ा। हुकूमत ने ऐलान किया कि लागाचर्ला में ज़मीन की उसूलियाबी का मंसूबा मनसूख किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने जुमे के रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि फार्मा विलेज के क़याम के लिए दुटियाला मंडल के लागाचर्ला गांव में ज़मीन की उसूलियाबी रोक दी गई है। यह फैसला किसानों की जानिब से किए गए शदीद एहतजाज के बाद किया गया। चंद दिन पहले लागाचर्ला में फार्मा विलेज के लिए अवामी राय हासिल करने के दौरान जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर किसानों ने हमला किया था। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने एहतजाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, जिसके दौरान कई गिरफ्तारियां हुई और इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इन इक़दाम से हालात मज़ीद कशीदा हो गए और हुकूमत पर तनकीदों का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। मुतासरा किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज किया था। यहाँ तक कि पूरा मामला इंसानी हुकूक कमीशन तक पहुँचा। इस पर कमीशन ने भी तहकीकात का आगाज़ किया था। ऐसे हालात में हुकूमत का ज़मीन की हुसूलियाबी के मंसूबे से दस्तबरदार होने का फैसला आया है। तेलंगाना में समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का डेटा तेज़ी से डिजिटाइज़ किया जा रहा है। जुमेरात तक 39,51,469 घरों की मालूमात डिजिटाइज की जा चुकी हैं, जबकि सिर्फ 6,59,839 घरों की मालूमात इकट्ठा करना बाकी है। मुलुक ज़िला 82.5 82.5% डेटा कंप्यूटराइज करके पहले नंबर पर है, जबकि याददरी भोनगिर 74.2% डेटा के साथ दूसरे मुकाम पर है। सिद्दीपेट में 64.5% और महबूब नगर में 60.6% कंप्यूटराइजेशन मुकम्मिल हो चुका है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 81.5% सर्वे मुकम्मिल किया जा चुका है, जबकि 4,54,240 घरों की मालूमात जमा करना बाकी है। रियासती और ज़िले के सतह के हुक्काम सर्वे को जल्द मुकम्मिल करने और डिजिटाइजेशन के अमल को तेज़ करने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को फी क्विंटल धान पर 500 रुपये बोनस फराहम कर रही है, जिससे धान की काश्त करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना में फी एकड़ 20 से 24 क्विंटल धान की पैदावार होती है और इजाफी बोनस की वजह से हर एकड़ पर किसानों को तकरीबन 10,000 से 12,000 रुपये इजाफी आमदनी हासिल हो रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 1,53,00,000 टन धान पैदा करके तेलंगाना को मुल्क की अन्नपूर्णा बनाने वाले किसानों के लिए अवामी हुकूमत की हौसला अफजाई है। फी एकड़ 12,000 रुपये बोनस देकर ज़राअत को एक त्यौहार बनाने की एक कोशिश मेरे लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा पसमानदा तबकों को तरजीह देने की हिदायत दी। उन्होंने माजूर अफराद, ज़रई मजदूरों, बेज़मीन ख़ानदानों और सफाई के अमले को मुस्तफ़ीदीन के तौर पर मुंतखब करने पर जोर दिया। जुमे की शाम अपनी रिहाइशगाह पर स्कीम पर नज़रसानी के दौरान वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पहले मरहले में उन मुस्तहिकीन पर तवज्जो दी जाए जो पहले से ज़मीन के मालिक हैं और ताख़ीर से बचने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ।
रेवंत रेड्डी ने दही सेक्रेटरीज, मंडल सतह के अफसरान और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफ अमल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इंदिरा हाउसिंग मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी तकनीकी खराबी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत दी और बेनिफिशरीज को बगैर किसी दिक्कत के अमल मुकम्मल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कबायली इलाकों और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत आने वाले खित्तों के लिए खुसूसी कोटा तजवीज़ किया ताकि इलाकाई ज़रूरियात का ख्याल रखा जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी इदारों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन के लिए एक अहम फैसला लिया है। रियासती हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसावी इन इदारों के मुलाजमीन को भी अबूरी राहत यानी इंटरिम रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने फैसला किया कि उन मुलाजमीन को भी बुनियादी तनख्वाह पर 5% अबूरी राहत फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस ने अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासत की बरसर इख्तिदार जमात कांग्रेस ने निर्मल जिले के दिलावरपुर में वाक़ इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ मकामी अवाम और किसानों की जानिब से किए जाने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज और अपोजिशन की तनकीदों और इल्ज़ामात का जवाब देने इथेनॉल फैक्ट्री के क़याम से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी की हैं। हुकूमत ने कहा कि पेशरफ VRS हुकूमत के दौर में इस फैक्ट्री को इजाज़त दी गई थी और इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत ने कई दस्तावेज़ात को मंजर आम पर लाया। रियासती हुकूमत के मुताबिक फैक्ट्री को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए दिए गए इजाज़तनामे माहौलियात के उसूलों की खिलाफ वर्जी करती हैं। मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ फ्यूल इथेनॉल के लिए इजाज़त दी थी, लेकिन उस वक्त की BRS हुकूमत ने दीगर मसनूआत जैसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इंडस्ट्रियल स्पिरिट और एब्सोल्यूट अल्कोहल की तैयारी के लिए भी इजाज़त दी। हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त की हुकूमत ने अवामी राय लिए बगैर फैक्ट्री को रियायतें फराहम की। मरकज़ी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक मकामी इदारों से NOC हासिल करना ज़रूरी था, लेकिन फैक्ट्री ने इस शर्त को पूरा किए बगैर अपनी तामीरात मुकम्मल कर ली। हुकूमत ने कहा कि 2022 में साबिका हुकूमत ने 600 लाख लीटर इथेनॉल और दीगर मसनूआत की तैयारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। రైతు వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేయడమే కాకుండా రైతు వ్యతిరేకించే ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇచ్చి ఇవాళ వాళ్ళేదో దొరలు అన్నట్టుగా వాళ్ళే ఉద్యమాలకు ఊపిరిపోస్తూ వాళ్ళే ప్రజలు రెచ్చగొడుతూ వాళ్ళే రైతులు రెచ్చగొడుతూ నానా యాగి చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ నిర్మల్ జిల్లాలోని దిలావర్పూర్ ఇవాళ రైతుల్ని రెచ్చగొడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదో చేసినట్టుగా అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తూ ఇక్కడ BRS కానీ BJP పార్టీ కానీ దిలావర్పూర్లో PMK డిస్టిలేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తున్న పరిశ్రమకి అనుమతులు ఇచ్చింది TRS ప్రభుత్వం. TRS ప్రభు అధికారం ఉన్నప్పుడు 2023లో అనుమతులు వచ్చాయి. వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంది 2022లో, అనుమతులు వచ్చింది 2007 7వ నెల 2023లో. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ నాయకులకి సంబంధం లేనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీని మీద రైతుల్లో ఉసిగొలుపుతూ రెచ్చగొడుతూ ప్రచారం। करीमनगर, निजामाबाद, मेदक और आदिलाबाद अजला के ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में कांग्रेस के मौजूदा MLC T जीवन रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी की आला क़यादत के फैसले के मुताबिक अमल करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर उनका कोई ज़ाती फैसला नहीं होगा और उन्होंने अपनी राय रियासती क़यादत को दी है जो उसे आला क़यादत तक पहुँचाएगी। जीवन रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्हें टिकट के बारे में किसी ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी वो ज़ाती तौर पर मैदान में नहीं उतरे थे, बल्कि पार्टी के फैसले के तहत इंतखाबात में हिस्सा लिया था और कामयाबी हासिल की थी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना कानून साज काउंसिल में करीमनगर, निजामाबाद, मेदक और आदिलाबाद के ग्रेजुएट MLC जीवन रेड्डी, असातिज़ा MLC रघोत्तम रेड्डी और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा के असातिज़ा MLC नरसिम्हा रेड्डी की मुद्दत 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो रही है। इस तारीख से पहले इन हलकों के लिए नए इंतखाबात मुकम्मल करने होंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीटें जीतना विखार का मसला बन गया है। చేస్తా ఉన్నారు. ఇక డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి అంకురార్పణ చేసి జీవన్ ఇప్పుడు జరిగిన మీటింగ్లో సమావేశంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎంపీలు, జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కూడా యునానిమస్గానే జీవన్ అన్న పోటీ చేయాలని చెప్పి హైకమాండ్కు రిక్వెస్ట్ చేసినాం. జీవన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి అయితే దానికి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ ఒక ఏర్పాటు చేసి రేపు ఎన్నిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, AICC వాళ్ళు కూర్చొని మరి జీవన్ రెడ్డి గారా ఇంకా ఎవరా అది కానీ కమిటీ మెంబర్స్ మాత్రం యునానిమస్గా ఇలా పాల్గొన్న వాళ్ళు జీవన్ రెడ్డి గారికి మళ్ళొక అవకాశం కావాలా, జీవన్ రెడ్డి గారు మీరు పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది మా రిక్వెస్ట్ అని చెప్పినాం. బట్ ఈ రిక్వెస్ట్
అండ్ క్యాండిడేట్ గారిది ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీకు తెలిసిందే. ఏదైనా హైకమాండ్ డిసిషన్ కావాలా, ఈ నిర్ణయం హైకమాండ్కు వదిలేశారు. దాని మీద ఒక కమిటీ ఇవి అవుతుంది. तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इसराइल के सफ़ीर रोवन अजहर से वजीर इंडस्ट्रीज डी श्रीधर बाबू ने मुलाकात की। वजीर श्रीधर बाबू ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए इसराइल ने तकनीकी मदद फराहम करने का पेशकश किया। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से तेलंगाना के साथ बाहमी ताउन के लिए दिलचस्पी जाहिर होने पर खुशी है। श्रीधर बाबू ने बताया कि इसराइल दुनिया में मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में सरकर्दा है और इन शोबों में तेलंगाना को मदद फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। वजीर श्रीधर बाबू ने दिफा, ज़राअत, पानी के इस्तेमाल और सनती तरक्की जैसे शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी और नई तहकीक के जरिए ताउन की दरख्वास्त की। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन दिलाया कि किसान तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जुमे को महबूब नगर में मुनक़िदा रैतु पंडुगा यानी किसानों का त्यौहार प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने किसानों की मदद के लिए हुकूमत की अहम पहल और कामयाबियों पर रोशनी डाली। ये इजलास एक बड़े अवामी जलसे का पेश खेमा था जिससे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हफ्ते को खिताब करेंगे। वज़ीर आबपाशी ने वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव के साथ मिलकर महबूब नगर ज़िले के MLAs और दीगर रहनुमाओं के साथ जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़रा ने जलसे के इंतज़ामात और वज़ीर आला के दौरे के दौरान रैतु पंडुगा में लगाए गए ज़रई स्टॉल्स के मुतालिक अहम हिदायत दी। इससे कबल उत्तम कुमार रेड्डी और तुमला नागेश्वर राव ने 3 रोज़ा रैतु पंडुगा के स्टॉल्स और नुमाइश का दौरा किया जिसमें जदीद ज़राअती तकनीक, मुनाफा बख्श खेती और फसल के इंतज़ाम पर रोशनी डाली गई। 150 से ज़्यादा स्टॉल्स में 25 मुख्तलिफ महकमों, ज़रई यूनिवर्सिटियों और मुतल्लिक़ा इदारों ने ज़राअत, बागवानी और वेटनरी साइंस में जदीद इजादात पेश की। మీడియా మిత్రులకు కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా, ఈ 153 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ద్వారా తెలంగాణ రైతాంగానికి ఈ ఒక్క వానాకాలం పంట మీద 40,000 కోట్ల రూపాయలు చేరినాయని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా. ఈ వానాకాలం పంట తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్వతంత్ర భారతదేశంలోనే రికార్డు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇంత వరి పంట పండలేదు. ఇందాక చాలా మంది రైతులు మాట్లాడేటప్పుడు నేను విన్నా, అయ్యా రైతు బంధు కంటే అసలు మీరు బోనసే బాగుంది, అసలు మొత్తం బోనస్ పెట్టేయండి, మాకు బోనస్ ఇచ్చిన దానికే 12,000 నుంచి 15,000 రైతుకు వస్తున్నాయి, మీరు ఆ రకంగా చేసుకోండి నా పెద్ద ఆయన చెప్పినట్టుగా నాకు కొద్ది గుర్తు. కాబట్టి దయచేసి వాస్తవంగా మీకు ఏది లాభం జరిగితే చెప్పండి, ఆ స్కీములే కొనసాగిస్తాం. మేము ఆతుర్దా కొద్దీ మా రైతు బాగుండాలా, ఎంత ఇబ్బంది అయినా సరే రుణమాఫీ చేస్తాం, అదేవిధంగా రైతు భరోసా ఇస్తాం, బోనస్। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने पंचायत राज की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी गांव की सतह के रहनुमाओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंसाफी माशरे की बुनियाद रखने के लिए राजीव गांधी की कोशिशों को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने 73 और 74 आईनी तरमीमात के जरिए गाँव को हुकूक दिलवाए। उन्होंने साबिक BRS हुकूमत पर तनकीद की कि वो पंचायतों को नज़रअंदाज करती रही, जिसकी वजह से सरपंचों ने खुदकुशी की। महेश कुमार गौड़ ने ज़ात पात की मरदमशुमारी को अहम करार देते हुए कहा कि यह राहुल गांधी की सोच का हिस्सा है और इससे पसमानदा तबकात को इंसाफ मिलेगा। आज महेश कुमार गौड़ ने पंचायती राज सेल के एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ कॉरपोरेट्स जैसे अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रही है, जबकि कांग्रेस अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस की 1 साला हुकूमत में कोई भी तबका खुश नहीं है, हत्ता कि गुरुकुल हॉस्टल्स के तलबा भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्टल्स में खाने के नाकिस मियार के बाइस तलबा को हॉस्टल जाना पड़ रहा है, तलबा खाने के लिए तरस रहे हैं और ये कांग्रेस की 1 साला हुकूमत की तस्वीर पेश करता है। करीमनगर जिले के अलगनूर चौराहे पर जुमे के रोज़ मुनक़िदा दीक्षा दिवस प्रोग्राम में साबिक वज़ीर KT रामाराव ने शिरकत की और तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। గన్ను ఎక్కుపెట్టిన నాయకుడు ఇయాల మన దురదృష్టం ముఖ్యమంత్రి అయినాడు రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో. కేసీఆర్ ఆనవాళ్లను చెరిపేస్తా అని రెచ్చిపోతున్నాడు. ఆయన చెరిపేయాలని చూస్తున్నది కేసీఆర్ ఆనవాళ్లను కాదు, ఆయన చెరిపేయాలని చూస్తున్నది
తెలంగాణ అన్న వాళ్ళను. అందుకే తెలంగాణ రాజముద్రలోని కాకతీయ కళాతోరణం తీసేస్తా అంటాడు, తెలంగాణ రాజముద్రలోని చార్మినార్ను తీసేస్తా అంటాడు. దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఉద్యమం ఉద్భవించి తెలంగాణ జాతి మనందరం కూడా ప్రణమిల్లే తెలంగాణ తల్లి రూపాన్ని మార్చేస్తా అంటాడు. సచివాలయం ఎదుట తెలంగాణ बीआरएस रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात को उनसे जोड़ने के इल्जामात पर वजीर कुंडा सुरेखा पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। प्रवीण कुमार ने वजीर को दयानतदारी और इंसानियत से महरूम करार देते हुए कहा कि कुंडा सुरेखा और उनके साथी सिर्फ बियर, बिरयानी और रेव पार्टियों से वाकिफ हैं। उन्होंने उन पर वार करते हुए कहा कि आपने वरंगल के कई तुलबा की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। आपको मुझे या गुरुकुल स्कूलों में ज़ेर तालीम गरीब तुलबा पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। प्रवीण कुमार ने बीआरएस की क़यादत खासतौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और केटीआर को चैलेंज किया कि वो गुरुकुल स्कूलों पर एक खुली बहस करें और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय हक़ाइक़ पेश करें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तेलुगुदेशम पार्टी की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत को नाकाम करार देते हुए अवाम में बढ़ते हुए अदम इत्मीनान पर रोशनी डाली। जुम्मे को कृष्णा जिले के वाईएसआर सीपी रहनुमा और कारकुनों से खिताब करते हुए जगन ने उन्हें अवाम के साथ खड़े होने और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने पर जोर दिया। जगन ने टीडीपी पर झूठे वादे करके इख्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि यह हुकूमत अवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनी है। మున్సిపల్ చైర్పర్సన్లు, మేయర్లు, ఎంపీటీసీలు లెక్కే చూసుకుంటే దాదాపు ఎంపీటీసీల పరిస్థితులు చూసినా అదే మాదిరిగా కనిపిస్తాం. దేవుడు దయతో గొప్ప విజయాన్ని కూడా మనం చెవి చూసాం. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈరోజు రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఓటు వేయండి అని అడిగే పరిస్థితి ఎక్కడా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి లేదు. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में जुमे को दोपहर के वक्त एक शदीद बस हादसा पेश आया जिसमें 9 अफराद की हलाकत हो गई और कई दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा गोंदिया कोहमारा रियासती हाईवे पर गांव गजरी के करीब पेश आया। हादसे के वक्त बस में 35 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि कई अफराद शदीद जख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब भंडारा से साकोली लखानी होते हुए गोंदिया की तरफ जा रही एक बस के सामने अचानक एक मोटरसाइकिल आ गई। मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में बस के ड्राइवर ने तेज़ रफ्तार से कट मारा जिसके नतीजे में बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसा होने के बाद बस के ड्राइवर का पता नहीं चल सका, वो मौके से फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे की इत्तला पर पुलिस और एम्बुलेंस फौरी वहाँ पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। संगारेड्डी जिले में तेलंगाना आरटीसी बस का एक बड़ा हादसा टल गया। आंदोल मंडल के कंसानपल्ली गांव के करीब आरटीसी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 20 मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को जोगीपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नारायणखेड़ डिपो के पल्ले वेलुगु बस नारायणखेड़ से जोगीपेट जा रही थी कि कंसानपल्ली गांव के करीब बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। आसिफाबाद जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक नौजवान लड़की को शेर ने हमला करके हलाक कर दिया। जुमे की सुबह कागजनगर मंडल के नाजरूरल नगर में लड़की खेत में काम के लिए जा रही थी कि उस पर शेर ने हमला किया। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। उसके साथ मौजूद मजदूरों ने शोर मचाया जिससे शेर वहां से भाग गया। लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और संगारेड्डी जिले के नियालकल इलाके में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जुमे की सुबह नियालकल में कम से कम यानी मिनिमम टेम्परेचर 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दीगर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। कोहिर और गुम्मेडिला में 9.2, सतवार में 9.3 डिग्री, मेदक जिले के शिवम में 8.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।